ओके जी, आज हमने चैप्टर नंबर 2 जो कि चैप्टर नंबर 11 भी आप कह सकते हैं मैट्रिक की बुक में होम्योस्टेसिस बायोलॉजी गीक मेरा चैनल है। चैप्टर नंबर 2 हम स्टार्ट किया हुआ है हमने होम्योस्टेसिस, जिसमें आप लोगों ने देखा कि हमने सबसे पहले होम्योस्टेसिस में सिंपल सा इंट्रोडक्शन देखा और हमने देखा कि हमारे पास प्लांट्स में कौन कौन सी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं और हमने देखा कि होम्योस्टेसिस किस किस तरह से प्लांट्स और एनिमल्स में हो रही होती है। और हमने प्लांट्स स्टार्ट लिया था और उसमें हमने कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स देखी, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया। आज हमने देखना है प्लांट्स के अंदर ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स और उसके बाद हम आज कवर अप करेंगे थोड़ा सा होम्योस्टेसिस इन मैन को। अच्छा जी, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहे हर आने वाली वीडियो का। और दूसरा ये कि दूसरों के साथ इसको शेयर करेंगे तो इससे दूसरे लोगों को भी फायदा होगा। कमेंट लाजमी करें, अगर कोई सजेशन है, कोई बात नहीं समझ आ रही, मैं भरपूर कोशिश करूंगी कि आप लोगों के सब कमेंट्स का पॉजिटिवली जो है वो आंसर दे सकूं। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं वीडियो से। होम्योस्टेसिस, ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स। और आप जानते हैं कि ऑस्मोटिक क्या है? ऑस्मोसिस से वर्ड डिराइव हुआ है, यानी कि ऑस्मोसिस आप सब लोग जानते हैं कि वाटर की मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, हम इसको क्या कह रहे होते हैं? ऑस्मोसिस कह रहे होते हैं। जब हम बात करें ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स की, तो इसका मतलब है कि हमने वाटर की एडजस्टमेंट्स देखनी है कि प्लांट किस तरह से कर रहे हैं, या कोई स्पेसिफिक सिस्टम है, कोई स्पेसिफिक आप कह लें कि अडेप्टेशंस है, ये सब चीजें हमने देखनी है। अच्छा जी, आज की क्लास में हम लोगों ने ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट, इसका मतलब है ऑस्मो रेगुलेशन की बात करनी है। ऑस्मो अगेन वाटर, तो हम कहते हैं कि ऑस्मो रेगुलेशन में वाटर और सॉल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन करना, रेगुलराइज करना, हम किस में डिस्कस करेंगे? ऑस्मो रेगुलेशन में जो है वो हम डिस्कस कर रहे होंगे। हम कहते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म जो ऑस्मो रेगुलेशन कर रहे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ऑस्मो रेगुलेटर्स कहते हैं, जो कि क्या है हमारे पास? फ्रेश वाटर है। ठीक है, फ्रेश वाटर जितने भी प्लांट्स हैं उनके अंदर डिफरेंट अडेप्टेशंस हैं ऑस्मो रेगुलेशन की, तो हम उनको क्या कह रहे होते हैं कि ये ऑस्मो रेगुलेटर प्लांट है जिन्होंने डिफरेंट अडेप्टेशंस जो है वो क्या की हुई हैं, आप कह लें कि अडॉप्ट की हुई हैं। अच्छा, मेजरली हमारे पास क्या है? हाइड्रोफाइट्स है, मीजोफाइट है और जीरोफाइट है, लेकिन हम इसकी फोर्थ टाइप हेलोफाइट को भी आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि 3 मेजर टाइप्स कौन सी हैं ऑस्मो रेगुलेशन की प्लांट्स में, या 3 मेजर ऑस्मो रेगुलेटर्स कौन से हैं प्लांट के, तो आप कहेंगे हाइड्रो, मीजो और जीरो। लेकिन अगर हम वैसे ही डिस्कस करेंगे तो हम इन चारों को क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास फोर्थ वन इज द हेलोफाइट। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं हाइड्रोफाइट से। हाइड्रो मीन वाटर, फाइट्स मीन प्लांट। इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है? वाटर लिली। अगर कभी आपने वाटर लिली देखा हो तो आपने देखा हो कि वाटर के ऊपर ही वो मौजूद होता है और उसके लीव्स बहुत ज्यादा ब्रॉड बड़े होते हैं, लार्ज सरफेस एरिया होता है और पूरे वाटर एरिया पे क्या हुए होते हैं? एक्सपैंड हुए हुए होते हैं। और अगर हम उन लीव्स को उठा के देखें तो लीव्स ने अपने रूट सिस्टम जो है वो क्या किया हुआ होता है? स्प्रेड किया हुआ होता है, ताकि वो डायरेक्टली वाटर, सॉल्ट, अपनी न्यूट्रिशन जो है वो वाटर से क्या करें? एक्सचेंज करें, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। तो कहते हैं लार्ज सरफेस एरिया होने की वजह से और डायरेक्ट इन कॉन्टेक्ट विद वाटर होने की वजह से वो अपने आप को क्या कर रहे होते हैं? उनके अंदर स्टोमेटा जो है उनके अपर सरफेस पे होगा, जो क्या करेगा? ट्रांसपायरेशन के थ्रू मैक्सिमम जो वाटर होगा, जो ज्यादा एक्सेस वाटर होगा, उसको रिलीज आउट करता रहेगा। बाकी जितनी रिक्वायरमेंट होगी उनकी बॉडी को वाटर और सॉल्ट की, वो डायरेक्टली वाटर के साथ बस सिंपल डिफ्यूजन क्या करते रहेंगे? एक्सचेंज करते रहेंगे। ये हमारे पास क्या आ गए हैं? हाइड्रोफाइट्स आ गए। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हाइड्रोफाइट्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, एग्जांपल क्या है? सबसे पहले वाटर लिली एग्जांपल है। एडेप्टेशन क्या है? लार्जर सरफेस एरिया, लार्ज लीव्स हैं। और थर्ड वन क्या है कि स्टोमेटा जो है वो अपर सरफेस पे मौजूद होंगे और लार्जर इन नंबर होंगे, जिसकी वजह से ट्रांसपायरेशन फास्ट होगी, जिसकी वजह से वो क्या कर रहे होते हैं? अपना वाटर कंटेंट जो है वो मेंटेन कर रहे होते हैं अपनी बॉडी में। नेक्स्ट आ जाए हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स क्या है? हेलो मीन सेलाइन, यानी कि जहां पे सेलिनिटी ज्यादा होगी, या आप कह लें कि जहां पे सॉल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, ऐसा एनवायरमेंट। वो कहते हैं कि इसमें मैंग्रोव्स आ जाते हैं। नॉर्मली ये फॉरेस्ट वगैरह में होते हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा डिफरेंट टीवी प्रोग्राम्स में या फिर अक्सर नेट जियो के प्रोग्राम्स में आपको दिखाया जाता है कि कोई भी वाटर बॉडी है और उसके इर्द गिर्द आप कह लें कि जंगल शो करने के लिए, या कोई भी ऐसा आप कह लें कि एडवेंचरस एरिया शो करने के लिए आपको दिखाया जाता है कोई भी एक वाटर बॉडी और उसकी साइड पे ट्रीज हैं, और वो ऐसे ट्रीज हैं कि उनकी रूट्स जो है ना वो उनके लीव्स से, उनकी ब्रांचेस से क्या कर रही हैं? हैंग कर रही हैं। बेसिकली वो प्लांट क्या है? वो मैंग्रोव है। अच्छा जी, अब वो जो रूट्स हैंग कर रही होती हैं कहीं ब्रांच से, कहीं आप कह लें कि उसके ट्रंक से, वो बेसिकली एडवेंटिशियस रूट्स हैं। एडवेंटिशियस रूट्स क्या होती हैं? ऐसी रूट्स जो किसी नॉन रूट पार्ट से ओरिजिनेट हो रही होंगी और ये स्ट्रेस कंडीशन में नॉर्मली क्या होती हैं? डेवलप होती हैं। फ्लडिंग कह लें, ड्राउट कंडीशन कह लें, ताकि ये प्लांट के सर्वाइवल को क्या कर सकें? इंश्योर कर सकें। अब इनके दो काम है, एक इन्होंने आयन का अपटेक करना होता है और दूसरा इन्होंने क्या करना है? वाटर को स्टोर करना है, क्योंकि सेलाइन, सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है।
तो इसलिए ये चैलेंजिंग हो जाता है कि सॉल्ट को बॉडी में स्टोर किया जाए, क्योंकि सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, वाटर और सॉल्ट आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बॉडी से रिलीज होते जाएंगे विद द एड ऑफ वाटर। तो वो कहते हैं कि इनका दो काम है, आयन अपटेक करना और दूसरा वाटर को स्टोर करना। तो वो कहते हैं कि जो एक्सेस सॉल्ट है ना, वो जब भी अपनी बॉडी का कोई सॉल्ट रिलीज करने लगता है तो विद द एड ऑफ ग्लैंड्स जो एक्सेस सॉल्ट होते हैं वो उनको भी क्या कर देते हैं, एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। और इनके एग्जाम्पल में क्या आ जाते हैं, मैंग्रूव्स। उसके बाद आ जाते हैं मीजोफाइट्स। मीजो मीन मॉडरेट, एडिक्वेट, यानी कि ना बहुत ज्यादा सॉल्ट ज्यादा है, ना वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, ना बहुत ज्यादा लो है। अब देखिए इसमें वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा थी, इसमें सॉल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा थी। अब इसमें दोनों क्या है, मॉडरेट है, एडिक्वेट है। वो कहते हैं कि इसमें रोज प्लांट की एग्जांपल आ जाती है, रोजा इंडिका। रोज प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है, रोजा इंडिका। रोज प्लांट का अगर साइंटिफिक नेम पूछ लिया जाए, ये आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, आप लोगों को आते भी होंगे, रोजा इंडिका। ये हमारे पास क्या है, साइंटिफिक नेम है हमारे पास रोज प्लांट का। तो वो कहते हैं कि जो रोजा इंडिका है, इसका क्यूटिकल जो है वो स्टोमेटा को अपर लेयर से प्रोटेक्ट कर रहा होगा। क्यूटिकल की प्रोटेक्शन होगी जिसकी वजह से स्टोमेटा मैक्सिमम ट्रांसपैरेशन नहीं करेगा, ताकि एक्सेस जो है वो ट्रांसपैरेशन ना हो, एक्सेस वाटर लॉस ना हो। उसके अलावा दूसरी अडेप्टेशन क्या है इसमें कि लीव्स फॉल होते हैं, ताकि जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट वगैरह हैं वो टाइमली क्या होती रहे, रिलीज आउट बॉडी से होती रहे। उसके बाद आ जाते हैं जीरोफाइट। जीरो टर्म निकला है जेरिक से। जेरिक का मतलब क्या है, ड्राई। तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो जीरोफाइट्स हैं वो टर्म कहां से निकली है, जेरिक से, जिसका मतलब है ड्राई। तो मतलब क्या हुआ कि ये सारे डेजर्ट प्लांट होंगे, ऐसे प्लांट जो डेजर्ट एरिया में रह रहे हैं आर द जीरोफाइट्स। फाइट्स का पहले ही बता दिया कि फाइट टर्म जहां भी यूज होगी इससे मुराद है कि हम प्लांट्स की बात ही कर रहे हैं। तो वो कहते हैं इसमें कैक्टस की एग्जांपल आ जाती है। इनके लीव्स जो हैं स्टार्ट में तो वैसे नॉर्मली लीव होते हैं जैसे प्लांट्स के होते हैं, लेकिन वो अर्ली स्टेज पे क्या हो जाते हैं, आप कह लें कि सेल ऑफ हो जाते हैं या फिर मॉडिफाई हो जाते हैं लार्ज लीव्स में, जो बहुत ज्यादा फ्लैशी होते हैं, हार्ड होते हैं, और इनकी क्यूटिकल जो है वो थिक होती है। और इनका लार्ज स्ट्रक्चर होता है, उसका बेसिकली क्या काम होता है कि उसने मैक्सिमम वाटर अपनी बॉडी के अंदर स्टोर करना होता है। क्यूटिकल ने क्या करना होता है, वाटर लॉस को प्रिवेंट करना होता है। और इनका स्टोमेटा क्या होता है, संकन होता है। संकन स्टोमेटा कैसा होगा, हम कहते हैं कि हमारे पास जो फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, एपिडर्मस है। उसके बाद यहाँ पे आप कह लें कि पेलिसेड मीजोफिल्स हैं। उसके बाद स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स हैं। यहाँ पे कुछ, यहाँ हमारे पास क्या आ जाती है, फिर इसकी एंडोडर्मस आ जाती है। यहाँ पे कुछ करके क्या मौजूद होंगे हमारे पास, स्टोमेटा, यानी कि संकन धसे हुए होंगे। क्या होंगे, आप कह लें कि ताकि संकन होंगे तो उसकी वजह से जो वाटर है ना वो इजीली लॉस नहीं होगा। वाटर का जो लॉस है वो क्या होता रहेगा, प्रिवेंट जो है वो होता रहेगा। तो कह रहे हैं कि क्यूटिकल होती है, संकन स्टोमेटा होता है जो क्या कर रहा होता है, इसको प्रिवेंट कर रहा होता है। और नॉर्मली डेजर्ट प्लांट्स के अंदर ये क्या होती है, अडेप्टेशन। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं होमियोस्टेसिस इन मैन। होमियोस्टेसिस इन मैन की अगर हम बात कर लें तो हम कहते हैं कि होमियोस्टेसिस इन मैन, मैन का आपको नाम पता है, हमारे पास होमो सेपियंस है। इसका साइंटिफिक नेम क्या है हमारे पास, होमो सेपियंस, ये स्मॉल एस है, होमो सेपियंस। अच्छा, वो कहते हैं कि होमियोस्टेसिस मैन के अंदर जो डिफरेंट ऑर्गन है, उसमें स्किन है, लंग्स है, लिवर है, किडनी है। स्किन की वो कहता है अगर आप स्ट्रक्चर देख लें तो अपर एपिडर्मस होगा, उसके बाद डर्मस होगा। एपिडर्मस की जो नीचे स्ट्रक्चर होती है वो सारी क्या होती है, ये सारा एरिया क्या होता है, डर्मस होता है। फिर एंडोडर्मस आ जाता है, ये एंडोडर्मस है। यहाँ पे जो एरिया होगा वो डर्मस होगा। वो कहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, हेयर फॉलिकल होता है, हेयर की जो रूट होती है वो मौजूद होती है। उसके अलावा कुछ इरेक्टर पिलाए मसल्स होते हैं जो हमारे हेयर के इरेक्शन को या हमारे हेयर की मूवमेंट को जो ये है इसको क्या कर रहे होते हैं, कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो बेसिकली ये हमारी क्या है, स्किन है। वो कहते हैं कि स्किन क्या है, इसमें एपिडर्मस होगी, अपर लेयर पे डर्मस होगा, हेयर होगा, स्वेट ग्लैंड्स होंगे, ब्लड वेसल्स होंगी। डेफिनेटली सी बात है, ब्लड वेसल्स का काम है कि हमारी स्किन को क्या करना, लिविंग रखना। उसके बाद सेंस रिसेप्टर्स होंगे जिन्होंने सेंस करना है एनवायरनमेंट का टेम्परेचर, वाटर कंटेंट। उसके अलावा आप कह लें कि कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर है, हीट है, कोल्ड है, कुछ भी है एनवायरनमेंट में चेंज, सेंस रिसेप्टर ने उसको क्या करना है, परसीव करना है और अकॉर्डिंगली बिहेव करेगी हमारी बॉडी। तो हम कहते हैं कि इन सब चीजों से हमें ये डिड्यूस होता है कि किस में इन्वॉल्व है, होमियोस्टेसिस में। स्किन की अगर बात की जाए तो ये थर्मोरेगुलेशन कर रही होती है, और थर्मोरेगुलेशन में आपको पता था कि टेम्परेचर को मेंटेन करना। तो हम कहते हैं हमारी स्किन टेम्परेचर को क्या कर रही होगी, मेंटेन कर रही होगी। अब दो तरह के वेदर है, कोल्ड वेदर है और वार्म वेदर है। कोल्ड वेदर में आपने देखा है हमारे हेयर जो है वो इरेक्ट हो जाते हैं। बेसिकली इनको हम क्या कहते हैं, गूज बम्प्स कहते हैं। ये गूज बम्प्स कैसे बनेंगे, जैसे एनवायरनमेंट हमारा लोअर होगा, हमारी बॉडी का टेम्परेचर अपने साथ मेंटेन करने के लिए हमारे हेयर इरेक्ट हो जाएंगे विद द एड ऑफ इरेक्टर पिलाई मसल, और उसमें लेयर ऑफ एयर को क्या कर लेंगे, ट्रैप कर लेंगे। वो लेयर ऑफ एयर इंसुलेट करेगी
ताकि हमारी बॉडी की जो हीट है वो बाहर की तरफ क्या है, लो हीट लॉस जो है हमारी बॉडी में ना हो या फिर मिनिमम हो। दूसरा क्या होगा कि हमारी जो वेजल्स होती हैं, आप कह लें कि हमारी बॉडी में ये क्या हो जाएंगी, कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लो है हमारी स्किन में वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जब ब्लड फ्लो डिक्रीज होगा तो उसकी वजह से हमारी बॉडी का हीट लॉस जो है वो क्या होगा, मिनिमम, क्योंकि बॉडी में मेटाबॉलिज्म हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रही है। अब जब जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है तो उसके थ्रू हीट भी हमारी बॉडी में क्या हो रही है, ट्रांसपोर्ट हो रही है। अगर वो हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो है वो लोअर डाउन हो जाएगा ड्यू टू द कंस्ट्रिक्शन ऑफ द वेजल, जिसको हम वेजो कंस्ट्रिक्शन कह रहे हैं, तो हमारा हीट लॉस भी क्या होगा, मिनिमम होगा। तो ये सारा हमारा क्या आ जाता है कोल्ड वेदर का। वार्म वेदर बिल्कुल डिफरेंट होगा, कोई गूज बम्प्स नहीं बनेंगे, कोई हेयर रेक्ट नहीं होंगे हमारे पास, हीट लॉस जो है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। स्वेट ग्लैंड्स मौजूद हैं जो क्या करेंगे, स्वेट प्रोड्यूस करेंगे। ऑयल ग्लैंड्स मौजूद है, ऑयल प्रोड्यूस करेंगे। स्वेट ग्लैंड जब स्वेट प्रोड्यूस करेंगे, जैसे ही थोड़ा सा आप कह लें कि कोल्ड नॉर्मल एयर भी होगी उस एरिया में, तो क्या होगा, वो स्वेट जब एवेपोरेट करेगा तो उसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस होगा, और वो स्वेट अपने साथ जो है वो हीट की अमाउंट भी लेके जाएगा। जैसे हम कहते हैं कि वाटर, अगर हम नहा लेते हैं, नहाने के फौरन बाद हम बाहर आए और पंखा चल रहा हो तो हमें अच्छा फील हो रहा था, कूलिंग इफेक्ट आ रहा था। बेसिकली वो क्या होता है कि जो वाटर है वो वेपोरेट होता है। जब वाटर वेपोरेट होता है तो आप कह लें कि हमारे पास 1 और 2 ml जो वाटर है, या सॉरी 1 ड्रॉप ऑफ वाटर जो है वो हमारे पास तकरीबन 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो हमारी बॉडी का क्या कर रहा होता है, डिक्रीज कर रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट हो रहा होता है। तो कहते हैं कि स्वेट ग्लैंड की वजह से स्वेट प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से वेपोरेशन होगी, कूलिंग इफेक्ट होगा, और हमारी बॉडी से हीट लॉस मैक्सिमम होगी, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो जरा आप कह लें कि इजी फील करेगी, या बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन होगा। वेजो डायलेशन हो जाएगी, यानी कि वेजल्स थोड़ी सी ज्यादा डायलेट हो जाएंगी, ओपन हो जाएंगी, तो ब्लड फ्लो जितना तेजी से होगा उसके साथ साथ जो है हमारी हीट जो है वो इन वेजल्स के थ्रू बॉडी से क्या होगी, रिलीज आउट होगी। नेक्स्ट आ जाए लंग्स। लंग्स की बात कर लें। लंग्स वो कहता है, हम लोगों ने लंग्स वाला रेस्पिरेटरी में पढ़ा था कि अगर हम बात कर लें एल्विलाई से स्टार्ट करते हैं। एल्विलाई के ऊपर नेटवर्क ऑफ कैपिलरी है। ब्रीदिंग सेंटर पढ़ा था कि ड्यूरिंग एक्सरसाइज कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा प्रोड्यूस हो रही होती है, तो फौरन मेडुला ऑब्लंगेटा को मैसेज जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा है, ब्रीदिंग रेट हमारा फास्ट हो जाता है। अगर हम 1 मिनट में 15 to 20 आप कह लें कि टाइम्स रेस्पायर कर रहे हैं, तो वो हमारा ब्रीदिंग रेट क्या हो जाएगा, इनहेंस हो जाएगा। तो जितनी मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है वो उतनी तेजी से क्या होती जाएगी, रिलीज आउट होती जाएगी। सेम यही केस वो कहता है कि अगर हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग एक्सरसाइज या ड्यूरिंग एनी हार्ड फिजिकल एक्टिविटी या एनी अदर रीजन ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, तो एल्विलर कैपिलरी में तो ऑक्सीजन जो है वो ले रहा है ब्लड, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या कर रहा है, रिलीज आउट कर रहा है। अब अगर हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी तो फौरन हमारे ब्रेन के जो मेडुला ऑब्लंगेटा उसको मैसेज जाएगा, जिसको हम ब्रेन स्टेम भी कहते हैं, जो कि हमारे इस एरिया में प्रेजेंट होता है। जब हम लोग नर्वस कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें ब्रेन स्ट्रक्चर में बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे। वो कहता है कि मेडुला ऑब्लंगेटा जो कि ब्रीदिंग सेंटर है उस तक मैसेज जाता है कि आपने रेस्पिरेशन रेट को क्या करना है, फास्ट करना है। वो रेस्पिरेशन रेट फास्ट करेगा, बॉडी को मैसेज देगा, और रेस्पिरेशन रेट फास्ट होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड जो वो बॉडी से क्या होती जाएगी, रिलीज आउट होती जाएगी। तो ये सारा हमारे पास क्या आ जाता है, लंग्स का। लिवर की बात कर लेते हैं। वो कहते हैं कि लिवर ने हमारे पास शुगर, फैट्स, प्रोटीन्स इन सबको मेंटेन करना होता है। उसके अलावा इसने ब्लड को वार्म रखना है ताकि टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करने में अपना क्या कहते हैं रोल प्ले करता है। उसके अलावा आयरन होम्योस्टेसिस कर रहा होता है, यानी आयरन का लेवल मेंटेन किया होता है इसने। हम जानते हैं कि हमारे पास ये जो है अमाइनो एसिड जो है, अमाइनो एसिड्स को ब्रेक डाउन करके यूरिया में कन्वर्ट किया जा रहा होता है। यूरिन फॉर्मेशन जो हो रही है, यूरिया साइकिल होता है, वो भी हमारे लिवर में हो रहा होता है। उसके अलावा हेमोग्लोबिन जो है वो ब्रेक होती है, ब्रेक होने के बाद बिलिरुबिन एक स्पेसिफिक आप कह लें कि कंपाउंड है वो बनता है, जो कि बाइल के साथ, बाइल क्या है, सिक्रीशन है हमारे लिवर की। आपने 9th क्लास में डाइजेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि बाइल जो है लिवर सिक्रीट करता है इनटू द इंटेस्टाइन, जो क्या कर रहा होता है, एमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट कर रहा होता है। तो ये बाइल के साथ सिक्रीट होता है और फिर इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन से फीकल मैटर के थ्रू हमारी बॉडी से क्या हो जाता है, रिलीज आउट हो जाता है। तो ये सब काम लिवर कर रहा है। लास्ट में आया था किडनी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है ये एक्सक्रीशन का काम कर रही होती है। मैंने बताया भी था कि एक्सक्रीशन जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू होगी। वो कहते हैं कि किडनीज जो हैं वो एक्सक्रीटरी और ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन है। ये हम पढ़ेंगे जब हम किडनी को डिस्कस करेंगे डिटेल से। वो कहते हैं कि ये मेटाबॉलिक वेस्ट को मेंटेन करती है, यानी कि जो एक्स्ट्रा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है उसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देती है, जो हमारे लिए हार्मफुल है, जो कि नाइट्रोजीनियस प्रोडक्ट है, जिसमें ह्यूमन के अंदर यूरिया आता है, बाकी इसके अलावा अमोनिया भी होता है, यूरिक एसिड भी होता है। वो हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे तो फिर हम उसमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट पढ़ेंगे कि यूरिक एसिड किसमें प्रोड्यूस होता है, यूरिया किसमें प्रोड्यूस होता है, और अमोनिया किसमें प्रोड्यूस होता है। फिर हम कहते हैं कि ये पीएच को मेंटेन करता है हमारे बॉडी फ्लूइड में, वाटर की कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है हमारी बॉडी, आप कह लेंगे बॉडी फ्लूइड में। इन सब चीजों में किडनीज जो है अपना रोल क्या कर रही होती हैं,
प्ले कर रही होती हैं। उसके अलावा हमारे ब्लड में हार्मोन्स और आप कह लें कि ड्रग लेवल, सॉल्ट, शुगर की कंसंट्रेशन को भी मेंटेन करने में किडनीज जो है वो अपना रोल प्ले कर रही होती हैं। तो ये था ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट और ये था होम्योस्टेसिस इन मैन। अब हमने इसको स्टेप वाइज जो है वो डिटेल से पढ़ेंगे। स्किन, लंग्स और लीवर को तो हमने देख लिया, किडनीज को अब हम देखेंगे डिटेल से कि किडनीज जो है वो किस तरह से काम कर रही होती हैं, किस तरह से एक्सक्रीटरी सिस्टम में अपना रोल प्ले कर रही हैं और किस तरह से ये एक्सक्रीटरी और ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन है। आज की क्लास में अगर कोई चीज ना समझ आई हो तो लाजमी उसको कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि दूसरे लोगों को भी इससे फायदा हो। थैंक यू।